हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन लीशमैन स्टेन पे था. सो लेट्स रिवाइज लीशमैन स्टेन. लीशमैन स्टेन इज़ अ टाइप ऑफ रोमानोवस्की स्टेन. रोमानोवस्की स्टेन्स कौन से स्टेन्स होते हैं? उन स्टेन्स में दो डाइज होती हैं. एक होती है एसिडिक डाई, एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट होता है रोमानोवस्की डाई का, वो रहता है बेसिक. अब ऑब्वियसली जो बेसिक कंपोनेंट है डाई का वो सेल के एसिडिक पोर्शंस को स्टेन करेगा. अब सेल में एसिडिक पोर्शंस कौन से हैं? जो न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड्स हैं. तो जो बेसिक पोर्शन है डाई का, दैट इज द मिथिलीन ब्लू. सो दैट विल स्टेन द न्यूक्लियस. तो जो न्यूक्लियस रहता है वो ब्लू, या जिसको हम कहते हैं बेसोफिलिक या ग्रेइश ब्लू, इसलिए दिखता है बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द बेसोफिलिक पोर्शन और इट अट्रैक्ट्स द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द डाई. फिर जो दूसरा कंपोनेंट है डाई का वो है एसिडिक पोर्शन, जो है इओसिन. इओसिन किसको अट्रैक्ट करेगा? जो बेसिक पोर्शन सेल का है. सेल का बेसिक पोर्शन कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म में है, हीमोग्लोबिन के तौर पे. जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं इओसिन के, उसके तौर पे. तो इन पोर्शंस को अट्रैक्ट करेगा जो एसिडिक डाई है. सो दैट इज़ वाई इट स्टेन्स पिंकिश, or the eosinophilic granules they stain orangish red. So cationic basic dye binds to the anionic sites of nucleic acid, and acidic dye, which is anionic, it binds to the cationic sites of the cytoplasmic proteins, hemoglobin and the granules. दिस इज़ अ पॉलीक्रोमैटिक स्टेन. पॉलीक्रोमैटिक स्टेन का क्या मतलब होता है कि एक ही स्टेन जब अलग अलग पोर्शंस ऑफ द सेल को स्टेन करता है तो अलग अलग कलर इम्पार्ट करता है. पॉली मीन्स मैनी, क्रोमा मीन्स कलर. सो सेम स्टेन हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ इम्पार्टिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेम सेल. दैट इज़ नोन एज पॉलीक्रोमैटिक स्टेन. इसमें एक कॉम्पोनेंट रहता है मीथेनॉल, जो कि यूज़ होता है टू फिक्स द सेल्स टू द स्लाइड. और एक्सटर्नली भी हम पेरिफेरल स्मीयर बनाने के बाद स्मीयर को फिक्स करते हैं मीथेनॉल में, सो दैट द सेल्स दे स्टिक टू द स्लाइड एंड दे आर नॉट वॉश्ड ऑफ ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और ड्यूरिंग स्टेनिंग और ड्यूरिंग वॉशिंग. So methylene blue, it stains the RNA और DNA bluish grey. और eosin या हीमोग्लोबिन, जो eosin डाई है, eosin कंपोनेंट है स्टेन का, वो हीमोग्लोबिन को स्टेन करता है, eosin के ग्रैन्यूल्स को स्टेन करता है ऑरेंजिश रेड. So eosin and methylene blue, which are the two important components of the Leishman stain, वो थायाजीन eosinate कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. वो तब तक कलर इम्पार्ट नहीं करेंगे जब तक कि हम बफर नहीं ऐड करेंगे. तो ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द बफर? सो इट इज़ 6.4. सो द पीएच फॉस्फेट बफर इज़ the buffer which is added, and its appropriate or optimal pH is 6.4. So methylene blue, it is the basic component of the dye. It stains the nucleus, the ribosomes, the rough endoplasmic reticulum, DNA and RNA. Whereas eosin, which is the acidic dye, it stains the cytoplasmic proteins as eosinophilic. Method of preparation. Commercially Leishman powder available रहता है, उसको हम मिक्स करते हैं मिथेनॉल में, दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल. सो 0.15 ग्राम्स ऑफ लीशमैन पाउडर. लीशमैन पाउडर में क्या है? इओसिन और मिथाइल ब्लू पाउडर है वो. उसको हम ऐड करेंगे मिथेनॉल में 100 ml. इसको हम एक कोनिकल फ्लास्क में रख देंगे और इस मिक्सचर को हम वार्म करेंगे फॉर 10 to 15 minutes एट 50 degrees. उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे एक क्लीन ब्राउन ग्लास बॉटल. ब्राउन ग्लास इसलिए टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सनलाइट. और उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डाई को राइपन करना या पकाना. इस राइपन करने के लिए हम उसको सनलाइट में रख देंगे फॉर 3 to 4 days, या फिर इंक्यूबेट कर सकते हैं 37 degrees पे फॉर 7 days. ओके. उसके बाद उसको फिल्टर करना है और एक जो आपके रूम का डार्क कॉर्नर होगा वहाँ पे उसको आपको स्टोर करना है टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद सनलाइट. सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने से डाई डिसइंटीग्रेट हो सकती है, डिकम्पोज हो सकती है. Now this is the history of various scientists who developed the various stains. Ehrlich, then Romanowski, Leishman, Wright, Jimsa. So they all have important contribution towards various stains.
फिर आपसे वाइवा में पूछा जाता है, पहले तो ये पूछा जाता है कि व्हाट आर रोमानोवस्की स्टेन्स, और उसके बाद पूछा जाता है व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोमानोवस्की स्टेन्स. सो जिम्सा, जेनर, राइट, फील्ड, लिशमान, मेक ग्रूनवाल्ड जिम्सा जिसको हम MGG भी कहते हैं, देन राइट जिम्सा, जेनर जिम्सा, एज्योर B, ईओसिन Y. So please learn them, very important for your viva. You are asked what are Romanovsky stains and what are the examples of Romanovsky stains. Okay, so take a screenshot of this slide and learn these examples. प्रिंसिपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेन कंपोनेंट रहेंगे एक कैटायनिक या एक बेसिक डाई रहेगी और एक दूसरी एनायनिक या एसिडिक डाई रहेगी. तो जो बेसिक डाई है वो है मिथिलीन ब्लू या उसका एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जैसे एज्योर B. ये एनायनिक साइट को बाइंड करेगा और उसको एक ब्लू ग्रे कलर इम्पार्ट करेगा. मतलब DNA, RNA या न्यूक्लियोप्रोटीन्स या जो बेसोफिल के ग्रैन्यूल्स रहते हैं उनको, और बहुत हल्के से न्यूट्रोफिल के ग्रैन्यूल्स को. इसलिए हमको जो न्यूट्रोफिल के ग्रैन्यूल्स रहते हैं वो मजेंटा कलर के दिखते हैं क्योंकि उन्होंने ईओसिन के भी डाई को अट्रैक्ट किया है और बेसिक डाई को भी अट्रैक्ट किया है, इसलिए वो ब्लू और ऑरेंज के बीच का एक हमको मजेंटा कलर दिखता है. सो again, basic dye will stain the anionic portion of the cell, so it will stain the nucleic acids, RNA, DNA, the granules of basophils and nucleoproteins. जो एसिडिक डाई है या जो एनायनिक कंपोनेंट ऑफ द डाई है वो है ईओसिन Y या ईओसिन B. वो बाइंड करेगी कैटायनिक साइट ऑफ प्रोटीन्स को और ऑरेंजिश रेड कलर इम्पार्ट करेगी हीमोग्लोबिन या इओसिनोफिल के ग्रैन्यूल्स को. pH वैल्यू ऑफ द बफर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर एंड ऑप्टिमल स्टेनिंग ऑफ द स्मेयर. मेथड क्या है स्टेनिंग का, हम सब फिजियोलॉजी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. सबसे पहले ड्राई करना है फिल्म को, फिर उसको लीशमैन स्टेन से फ्लड कर देना है, 2 मिनट तक छोड़ देना है, फिर बफर को ऐड करना है, बफर ऐड करने के बाद 10 मिनट तक रखना है, फिर रनिंग टैप वाटर में उसको हमको उसका जो हेड एंड है उस तरफ से पकड़ के उसको हल्के हाथ से वॉश करना है. इतना हल्का होना चाहिए जो टैप वाटर का जो धार है पानी की, ताकि वो स्मीयर पूरा वॉश अवे ना हो जाए. उसके बाद जो स्लाइड का पीछे का पोर्शन है उसको हम टिश्यू पेपर से या गॉज से वाइप करके, ध्यान रखिए आगे का पोर्शन नहीं तो कई बार वाइप हो जाता है, तो पीछे के पोर्शन को वाइप करके उसको हम जो ड्राइंग रैक है उसमें ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं. ड्राई होने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं. अब इन 3 स्टेन स्मेयर्स को आप देखेंगे. अगर बहुत एसिडिक डाई या आपने लंबे समय तक उसको छोड़ दिया तो हमको बेसिक पोर्शन ज़्यादा दिखेगा, तो हमको सेल्स ब्लू ब्लू दिखेंगे RBCs. अगर इफ़ द डाई इज़ टू एसिडिक तो हमको RBCs रेडिश दिखेंगे. बट सूटेबल ये होना चाहिए, स्लाइटली पिंकिश जिसको हम कह सकते हैं मजेंटा कलर के. सो दिस इज़ हाउ दे शुड अपीयर ऑप्टिमली. सो दिस इज़ सूटेबल, दिस इज़ टू एसिडिक एंड दिस वन इज़ टू बेसिक. तो एक्सेसिवली पिंक स्टेनिंग कब आएगी, जब बफर कम हो जाएगा, pH कम हो जाएगा बफर का, इनसफिशिएंट स्टेनिंग या एक्सेसिव वॉशिंग या रिंसिंग, या जब एक्सपोजर टू एयर या फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इन मिथेनॉल हो जाएगा. ब्लू स्टेनिंग ज़्यादा कब हो जाएगी, जब बफर का pH अल्कलाइन हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक हमने स्टेन कर दिया उसको, कम वॉश किया या बहुत थिक फिल्म है. कई बार मिथेनॉल भी प्रेसिपिटेट कर जाता है, उसके भी हमको प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं, या हमने वॉश नहीं किया ठीक से. सो दिस इज़ एन ऑप्टिमल जिसमें हमको एक पिंकिश कलर के RBCs दिखते हैं. इट इज़ नीदर टू रेड, नीदर टू पिंक, नीदर टू ब्लू. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमको पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में देखने पड़ते हैं. वन इज़ RBC, अदर इज़ WBC, ये पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल है, और ये हैं प्लेटलेट्स. दीज आर द प्लेटलेट्स. So these are the 3 things that we have to observe in any peripheral smear: RBCs, WBCs, platelets, and then we look for any pathology in these 3 series, and also if there is any hemoparasite, for example malarial parasite. आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, फिक्सेशन आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं. जब पानी ज़्यादा हो गया मिथेनॉल में तो रिफ्रेक्टाइल हमको रिंग्स दिखती हैं RBC में, या जब बहुत ज़्यादा पानी हो गया स्लाइड में और द स्टेन
तो उसमें हमको रिफ्लेक्टाइल एजेस दिखते हैं एरिथ्रोसाइट्स पे इस तरह से. दिस मीन्स दैट योर स्टेनिंग, देर आर आर्टिफैक्ट्स, योर स्टेनिंग इज नॉट प्रॉपर. अब बहुत इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिए. दिस इज़ अ गुड स्मीयर. आपको पूछा जाता है व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड स्मीयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, it should have three parts, that is head, body and tail. Secondly, it should be neither too thick nor it should be too thin. Then it should cover approximately 2/3 the portion of the slide and it should be tongue shaped. तो उसकी जो टेल वाला पोर्शन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ टंग शेप, जीभ के आकार का रहता है. तो इसका जो टेल वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द जोन ऑफ मॉर्फोलॉजी, जहाँ पे सेल्स जस्ट दे आर टचिंग ईच अदर. इफ यू लुक एट द आरबीसी इन दिस टेल रीजन, दे आर जस्ट अबटिंग ईच अदर. इस रीजन में हम सेल्स की मॉर्फोलॉजी अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं और इसी जोन में हम डीएलसी भी परफॉर्म करते हैं. सो द टेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. डीएलसी परफॉर्म करने के लिए वी यूजुअली यूज दिस जेड टेक्निक और दिस टेक्निक, बाय विच वी move the slide on the stage and we count the WBC till we reach 100 or 200 or 500 as the need may be. So these are the qualities of a good smear. It should be neither too thick nor too thin. It should cover only 2/3 of the slide. Then it should be tongue shaped and it should have a body, a head and a tail. These are टेलिंग आर्टिफैक्ट्स. कभी कभी क्या होता है, अगर आपने स्मेयर अच्छे से नहीं बनाया, स्टेन ठीक से नहीं हुआ, सो देयर इज पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स. तो पेरिफेरी में पूरा ल्यूकोसाइट्स पूल हो जाते हैं या देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स. तो दिस इज नोन एज अ टेलिंग आर्टिफैक्ट. नाउ दीज आर द कॉजेज ऑफ वेरियस आर्टिफैक्ट्स इन ब्लड फिल्म. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. These are, this is how the storage artifact looks like when the film has been stored for a long 2 से 3 या 4 घंटे से ऊपर हो गए, उसके बाद आपने stain किया. Then such things appear: nuclear lobulations, false lobulations, pycnosis, rupture, cytoplasmic granulations. So these are all artifacts. And why it is important to prepare a slide properly, prepare a smear properly and stain it properly, because if it is a poor slide you may miss polychromasia. Polychromatic RBCs कौन से होते हैं? जो immature RBCs रहते हैं, जो which have been thrown into the peripheral system recently, उनको जब हम स्टेन करते हैं लीशमैन स्टेन से, तो वो पॉलीक्रोमैटिक दिखते हैं. मतलब एक ही आरबीसी में हमको पिंक, ब्लू या मजेंटा ऐसे कलर का दिखता है. दैट इज़ अ पॉलीक्रोमैटिक आरबीसी. सो दैट कैन बी मिस्ड. एग्लूटिनेशन में भी मिस्ड. पोइकिलोसाइट्स, फेरोसाइट्स, पैरासाइट्स में भी मिस्ड. द डिग्री ऑफ साइटोपेनिया कैन बी मिस्ड. अगर टेल प्रॉपर नहीं है तो रेयर, अगर कोई ब्लास्ट है तो वो मिस हो सकता है. सो दिस कैन लीड टू सीरियस मिस्टेक्स. That is why it is very important to make a proper peripheral smear and equally important to stain it correctly. Thank you so much. So when we talk of ideal peripheral smear, the first smear, if you look at this smear, this one, it was abruptly stopped. Okay, the spreader was stopped abruptly. So this is also not an ideal smear. This smear is too long and it is reaching right till the end of the slide. This is also incorrect. And also you can see 2-3 holes in it because of greasy slide. So this is not a proper smear. This smear is too small. It also has holes due to greasy slide. So this is also not a proper smear. Now if you look at this smear, this is proper because it is tongue shaped. It covers 2/3 of the slide. It is neither too small nor too long, and it is neither too thick nor too thin. This would have qualified for a ideal smear had it not been too uneven. यहाँ पे बहुत thick है, यहाँ पे बहुत thin है. So this is a proper smear. Now for staining, we take
the Leishman stain and we, on a previously fixed smear, we put the stain and we cover it entirely. The smear should be covered entirely with the stain and we leave it for 2 minutes. You can either cover it completely or you can blow it to cover the smear completely with the stain. After 2 minutes, again we put buffer on it and cover the entire smear with buffer and leave it for 7 minutes और विंटर सीजन में उसको 10 मिनट्स तक भी हम छोड़ सकते हैं. Then after 10 minutes we wash it under a running tap water, taking care कि जो नल की धार है वो बहुत तेज़ ना हो और वो डायरेक्टली स्मेयर पे ना पड़े. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हल्के हाथ से मेरे उंगलियों के सहारे से पानी डाल रही हूँ उसमें, ताकि डायरेक्टली स्मेयर पे वाटर ना जाए और स्मेयर वॉश ऑफ ना हो जाए. So after it is washed, we allow it to stand vertically in a rack like this, and when it is dried, it is good enough to be seen under the microscope.